ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना के 51 घंटे बाद रेल सेवाएं फिर से शुरू। रेल मंत्री ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई है जिम्मेदारी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में हुई शामिल। कहा, नई शिक्षा नीति से बच्चों का होगा सर्वांगीण विकास। बालू के अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने की कवायद तेज। हजारीबाग और धनबाद के कई बालू कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी कर रही है छापेमारी। और विश्व पर्यावरण दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, पर्यावरण और विकास को साथ लेकर चल रहा है भारत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुई भीषण रेल दुर्घटना के 51 घंटे बाद रेल सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। कल मध्य रात्रि से कोलकाता और चेन्नई के बीच सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। सेवाएं शुरू करते हुए मालगाड़ी प्रभावित खंड बहंगा से रवाना हुई। ये वही जगह है जहां 3 जून को 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसके बाद से कर्मचारी लगातार दिन रात रेल ट्रैक को ठीक करने में जुटे हुए थे। इस रूट पर कल रात से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताया है कि बुधवार सुबह तक रेल सेवा सामान्य हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटनास्थल पर लगातार डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। श्रम सचिव के नेतृत्व में आला अधिकारियों और डॉक्टरों की टीम ने कल बालासोर में घटनास्थल का जायजा लिया और इस हादसे में झारखंड के पीड़ितों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में झारखंड के 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 61 लोग घायल हुए हैं। झारखंड टीम ने त्वरित पहल करते हुए अस्पताल से इलाजरत गोड्डा जिले के 4 घायलों को डिस्चार्ज कराकर उन्हें उनके गोड्डा स्थित आवास भेजने की व्यवस्था की है। इधर ट्रेन हादसे में गोड्डा जिले के जिन 2 यात्रियों की मौत हुई, उनके पार्थिव शरीर को भी उनके घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि एक मृतक यात्री की शिनाख्त करने की प्रक्रिया जारी है। सभी घायलों से निरंतर संपर्क बनाकर झारखंड सरकार हर जरूरी मदद पहुंचाने का काम कर रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। गिरिडीह में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बच्चों का मूल्यांकन केवल कॉपी देखकर होता था, लेकिन आज मूल्यांकन का आधार बदल गया है। उन्होंने कहा कि बच्चे केवल शिक्षा में ही कैरियर नहीं बना सकते हैं, बल्कि आज असीम संभावनाएं हैं। हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि सिर्फ परीक्षा पास करना ही सब कुछ नहीं है। आज के समय में हमें हर कोई क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी हम बढ़ाएं। तो आज विद्यालय में बहुत कुछ बदलाव है। पहले सिर्फ हमारे बच्चे जो लिखते थे, जो कॉपी में जो मार्क्स आता था उसी के आधार पर उसका आकलन होता था, लेकिन आज समय के अनुसार बहुत कुछ चेंज है। पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज में भी देखा जाता है कि बच्चों की क्या
अपेक्षा है, बच्चे क्या चाहते हैं, और उसके मुताबिक आजकल माता पिता भी बच्चों को ज़्यादा अवसर देते हैं। पढ़ाई में बहुत सारे अवसर अब मिलने लगे हैं, बच्चों के लिए बहुत सारा ऑप्शन करियर का चुनने का से उनको बहुत सारा मौका, बहुत सारा अवसर मिल रहा है। और सभी क्षेत्र में, जरूरी नहीं है शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। आज खेल के क्षेत्र में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस दौरान विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि बच्चे आज अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं और कल जिला तथा राज्य का नाम रोशन करेंगे। पर बच्चियों को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम देखा गया था, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। जिन बच्चियों ने दिन रात मेहनत करके अपने माता पिता के सहयोग से जीवन का यह मुकाम हासिल किया है, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हौसले से बाहर निकली उनकी इस उड़ान को सराहना की थपकी मिलनी चाहिए और मुझको भरोसा है कि यह कार्यक्रम उन बच्चियों में यह उत्साह भरेगा कि आने वाले दिनों में वो और बेहतर प्रदर्शन करने। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से गरीबों की जिंदगी बदल गई है। केंद्र सरकार की ओर से एक एक परिवारों को कई योजनाओं का फायदा मिल रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर भी सुधर रहा है। गिरिडीह से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम के हरसिंह डी मोहल्ला के मीना और रीना सरीखे कई महिलाओं की जिंदगी में केंद्र सरकार ने उजाला लाने का काम किया है। इन महिलाओं को एक साथ अनेक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का काम किया है। मिट्टी और कपड़ा के मकान में रहकर नारकीय जिंदगी जी चुकी ये सभी महिलाएं प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलने से बेहद खुश है। मेरा घर था कपड़ा का, सरकार हमको कॉलोनी दिया तो बन गया, अच्छा से रह रहे हैं, उसमें हम बहुत खुश हैं। राशन मिल रहा है, स्मार्ट कार्ड भी दिए, फ्री में बन रहा, शौचालय भी है। कॉलोनी दल को राशन कार्ड दले हो, राशन मिले हो महीने बड़ी खुशी है। घर में रहा है, भी कॉलोनी बन गया। महिलाएं कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना मांगे सब कुछ दिया है। महिलाएं अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि बरसात में रात काटना मुश्किल हो जाता था। इतना ही नहीं, इन लाभुकों का कहना है कि सरकार ने घर में शौचालय, गैस सिलेंडर, मुफ्त अनाज और इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया है, जिससे उनकी जिंदगी की राह आसान हो गई है। घर ले बाबू, अब सरकार दे दल के घर दल के, हमने के खुशी है, हमने के चावल मिले, राशन चावल मिले, सब मिले, खाइए रहिए, बाल बच्चा खुशी से रहे। इन्हीं लोगों की तरह इंदर रजक और भोला तूरी का कहना है कि छत वाला पक्का मकान वो सपना में भी नहीं सोचते थे। मिट्टी के घर में रहते थे और बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पक्का मकान देकर हम जैसे गरीबों की जिंदगी बदल दी है। करते थे, माटी का घर में रहते थे, चुनता था, हम लोग कॉलोनी मिला, हम लोग का हमने अच्छी तरह रह रहे, हमने कोई तरह दिक्कत नहीं है, हमने धन्यवाद करते हैं। हमको पक्का घर मिला है। हम पहले खपड़ा के घर में रहते थे, हमको पानी में दिक्कत होता था। हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, हमको हम पक्का घर से खुश हैं। हमको राशन कार्ड भी दिया है, स्मार्ट कार्ड भी दिया है, इससे हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को। प्रधानमंत्री आवास योजना ने जहां इन गरीबों के घर के सपने को पूरा करने का काम किया है, वहीं अन्य योजनाओं के फायदे से रोज की जद्दोजहद भी खत्म हुई है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से देश भर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के प्रयास से नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए रांची में बहुप्रतीक्षित रातू एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से रांची में लगभग 533 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2.5 किलोमीटर लंबे रातू एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्वक तरीके से तेजी से होते निर्माण कार्य देखते हुए लोगों में उम्मीद जगी है कि उन्हें बहुत जल्द जाम से निजात मिलेगी। इस रांची में पहला एलिवेटेड रोड बना है और रातू रोड के बारे में बोला जाता है, रातू रोड रांची का एक ऐसा प्रसिद्ध जगह हो गया था कि जाम के लिए ये प्रसिद्ध था।
आदमी रातू रोड आने में कतराता था कि रातू रोड जाएंगे तो 15 मिनट का दूरी 1 घंटा में तय होगा। आज स्थिति ऐसा है कि मोदी जी जो बोले वादा किए हैं उसको बहुत जल्द अपने समय पे पूरा कर रहे हैं। रातू एलिवेटेड रोड के संबंध में लोगों का कहना है कि संभवतः ये पहला रोड होगा जिसका निर्माण कार्य बगैर लेट लतीफी के तय समय पर पूरा हो जाएगा और लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। रातू रोड में जो भी एलिवेटेड रोड अभी पूरा बन रही है ये अपने समय पर पूरा हो रही है, काम भी अच्छे ढंग से हो रही है। मोदी जी का तो काम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा जोर शोर में है। दूसरे राज्यों से आए लोग भी रांची में चल रहे निर्माण कार्य से काफी प्रभावित दिख रहे हैं। इनका कहना है कि झारखंड समेत देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से आधारभूत संरचना को मजबूत बनाया जा रहा है। लोगों को इस बात की और अधिक खुशी है कि सरकार के ऐसे प्रयासों से बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन किया जा रहा है। मोदी जी का कहना है जो रांची में मतलब ओवरब्रिज मतलब अनुभव नहीं था, जो ओवरब्रिज रांची में बनेगा। बाकी उन्हीं का देन है जो रांची में ओवरब्रिज बन रहा है, बहुत लेबर को रोजगार बढ़ गया। झारखंड में भी तो सिटी में फ्लाईओवर कितने सालों से हम सुन रहे थे कि यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, बनेगा, लेकिन अभी काम सही हो रहा है। और बेसिकली मैं तो हिमाचल प्रदेश से हूँ। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के ससमय पूर्ण होने से लोग अब केंद्र सरकार की कार्यशैली के मुरीद होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों को तय समय पर बिना लटकाए, बिना भटकाए किया जा रहा है। रातू चौक से बंद रोड तक बहुत स्पीड में काम होते जा रहा है और हमारे सिस्टम शिलान्यास पहले ये रोड में बहुत सारे जाम लगाता था कि घंटों आदमी जो है ना जाम में फंसा रहता था। अभी रोड का चौड़ीकरण इस साइड हो गया, उस साइड हो गया, गाड़ी आवागमन जाते आते रहता है। और ये देखिए एक ही बार में यहाँ 4-4, 5-5 एलिवेटेड रोड बन रहा है। खास करके रातू रोड में तो ये बहुत स्पीड काम हो रहा है। ये मोदी जी का ही देन है। मतलब जो काम वो ऑन टाइम बोलते हैं बस उतना ही उनके हिसाब से काम होता है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। गौरतलब है कि रातू एलिवेटेड रोड का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की ओर से रांची के जाकिर हुसैन पार्क से लेकर ITI तक किया जा रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन 4 लेन पुल एक बार फिर जमींदोज हो गया। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। कि अभी पुल पर गाड़ी भी नहीं चली, अगर गाड़ी चलेगी तो पता नहीं क्या होगा, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए। ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। कल रात इस पुल के गिरने का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके बाद से बिहार सरकार का कामकाज भी सवालों के दायरे में आ गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। 5,000 से ऊपर आदमी पहुंच गया यहाँ पे। घायल कोई हुआ? घायल नहीं हुआ है। घायल कोई नहीं। क्या लगता है पुल चालू रहती तो संख्या होती घायलों की? हाँ, तो अभी वहाँ आदमी रहता तो घायल तो पूरा होता। वो आदमी हटा दिया गया पहले। सुन करके जो है ना बहुत ही ताजुब लगा। जैसा लगा कि जैसे जो है ना ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए। भविष्य में अगर पुल निर्माण भी हो जाता है तो कुछ लोग कहना है कि चढ़ने से भी डरेंगे। बहुत ही भयानक स्थिति है। देखा कि छोटा सा एक टुकड़ा गिरा, उसके बाद जब मैंने देखा कि छोटा सा टुकड़ा गिरा, आवाज हुआ तो हम देखे कि पाया क्यों धस रहा है, तो इधर एक धस गया। उसके बाद 3 मिनट के अंदर सब गिर गया पूरा। बगल में नाव लगी थी, गंगा घाट जो नाव चलती है, वो नाव में आदमी से बुथल पुथल करने लगा, आदमी चिल्लाने लगा। उसके बाद देखे इधर उधर भागने लगा, तो हम लोग जाके उसको सहारा दिया कि भाई रुकिए, नाव बंधा हुआ था इसलिए कुछ नहीं हुआ। नाव में पूरा बेग चल रहा था पानी में। पिछले साल यही 5 नंबर पाया गिरा और जिसमें सेगमेंट खाली गिरा था, पाया रह गया था और सब टूट के बिखर गया। अभी तो सब पाया था, सब टूट गया। राज्य में बालू के अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने की कवायद तेज कर दी गई है। ईडी की टीम बालू के अवैध खनन और परिवहन को लेकर हजारीबाग और धनबाद में बालू कारोबारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विकास और पर्यावरण को साथ लेकर भारत चल रहा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटियल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म एल शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। इधर विश्व पर्यावरण दिवस पर राजधानी रांची के खेल प्राधिकरण परिसर और बालिका हॉकी अकादमी परिसर में पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में पर्यटन कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग अंतर्गत खेल निदेशालय एवं झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान खिलाड़ियों ने पर्यावरण को संरक्षित, सुरक्षित रखने, अपने घर, खेल मैदान के आसपास वृक्ष लगाने और उन्हें बचाने का शपथ लिया। उधर कोडरमा में विश्व पर्यावरण दिवस पर मिशन लाइफ थीम पर चित्रकला पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिले के ध्वजाधारी धाम परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। अपने अपने पेंटिंग के माध्यम से स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, स्वस्थ जीवन शैली और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पृथ्वी पर बढ़ रहे दबाव को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया। क्या क्या ड्राइंग में क्या क्या दिखा रही हूँ? ड्राइंग में मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब को हम लोग घर पे पड़ा रह जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग को रिसाइकल करके फिर से रीयूज करना चाहिए। है उसके बाद फिर जो पानी का जो लेयर है धीरे धीरे कम हो रहा है, और जैसे जैसे कम हो रहा है उसके कारण वो अकाल पड़ते जा रहा है, बहुत जगह पानी का कमी हो रहा है, उसके बस यही फिर लोगों को फिर प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कम से कम हर पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ तो लगा सकते हैं। अगर पर्यावरण दिवस हमें ध्यान नहीं रहता तो अपना जन्मदिन याद रहता है। अपने जन्मदिन के दिन कम से कम केक काटने से पहले हम लोग एक पौधा तो लगा ही सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज सिमडेगा के गांधी मैदान से पर्यावरण जनचेतना साइकिल रैली निकाली गई। रैली में शामिल प्रतिभागियों ने लोगों को वृक्ष लगाने तथा प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया। संजीत जी, पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग पर्यावरण जागरूकता चेतना यात्रा साइकिल से, ये यात्रा हम लोग की गांधी मैदान से केला घाट तक जाएगी और लोगों को जागरूकता करने के काम करेंगे और पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने और स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के प्रति सभी लोगों को सहभागी बनाने का यह एक महत्वपूर्ण दिन विश्व पर्यावरण दिवस है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसका उद्देश्य है जनजीवन की सुरक्षा के लिए पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सभी को जागरूक करना। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे लिए बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। एकल उपयोग या डिस्पोजेबल प्लास्टिक के गंभीर परिणाम हमारे सामने हैं। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना है। पूरे संसार में इसका समाधान किस तरह का हो, कैसा हो, क्या हमारी दिनचर्या जो एक डे टू डे की एक्टिविटी है उसको चेंज करें या कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है। आप देखेंगे कि दुनिया भर में हर साल करीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है, और आप सोचें कि उसका 10 से 20% भाग भी अगर हमारे पर्यावरण में आ जाए और वो छोटे छोटे सूक्ष्म कण की तरह हमारे शरीर में जाए, चाहे वो हवा के माध्यम से जाए, चाहे पानी के माध्यम से जाए, हेल्थ को, उसके शरीर को बहुत एक हानि पहुंचाता है। दुनिया भर में हर मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं, जबकि दुनिया भर में हर साल 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर उत्पादित प्लास्टिक का आधा एक बार उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है, केवल एक बार उपयोग किया जाता है और फिर
फेंक दिया जाता है। उपभोक्ता प्लास्टिक का 10% एकल उपयोग होता है और मानव जनित कचरे का 10% प्लास्टिक होता है। सरकार अब की बार इस साल जो पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं वो लाइफ मिशन को लेके मनाया जा रहा है। अपने रिसोर्स को इस तरह से यूज करें कि उसका पर्यावरण पे कम से कम उसका इम्पैक्ट हो। जैसे मान लो कि अननेसेसरी हम बिजली का उपयोग ना करें, छोटी छोटे डिस्टेंस के लिए हम साइकिल का यूज कर सकते हैं, या खरीदारी के लिए हम प्लास्टिक बैग की जगह हम अपने कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको प्लास्टिक के प्रदूषण का समाधान भी मिलेगा और पर्यावरण को बचाने का तरीका भी मिलेगा। सभी को एक साथ आने और स्थायी विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक को कहें ना, पर्यावरण बचाएं, स्वास्थ्य बचाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सहभागी बनने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि सदियों से आदिवासी जीवन मूल्यों का केंद्र रहा है, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण। इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर हम आने वाली पीढ़ी को बेहतर, सुंदर और स्वस्थ भविष्य दे सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हैदराबाद में G20 देशों के डेलीगेट्स ने साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सुबह साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल ने भी डेलीगेट्स के साथ साइकिल चलाई और कहा कि साइकिल न केवल पर्यावरण को बचाती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि जब G20 का डेलीगेशन हैदराबाद में है और आज पर्यावरण दिवस है 5 जून को, तो हमारे G20 के इस पूरे डेलीगेशन के इंचार्ज जो लव अग्रवाल जी हैं, आज इस पार्क में हम लोगों ने अपने विदेशी भाई बहनों के साथ जो G20 के मेंबर हैं यहाँ साइकिलिंग करके ये संदेश देने का काम किया है कि इस समय देश को सबसे बड़ा खतरा गिरते हुए भूजल स्तर से, ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले का मुख्य आरोपी दाहू यादव महीनों से झारखंड पुलिस की नजर में फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जबकि वह मुफस्सिल थाना के पहाड़ पर भारी संख्या में हथियारबंद लोगों के साथ रह रहा है। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बिजली दर और फिक्स चार्ज में की गई वृद्धि को जनहित के विरुद्ध करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इसके बावजूद बिजली दर में वृद्धि कर लोगों को जोर का झटका दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से नवनियुक्त आवासीय बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान और हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने मुलाकात की। सभी ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को गुलदस्ता देकर आभार प्रकट किया। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं का 100% ऑडिट का काम शुरू हो गया है। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 का ऑडिट किया जा रहा है। इस बार ऑडिट का सारा कार्य ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा रहा है। रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेला सह BIU उद्योग मीट का दूसरा दिन छात्रों के कैरियर काउंसलिंग पर केंद्रित रहा। छात्रों के संवेदीकरण कार्यक्रम में एग्रीकल्चर एल्यूमिनाई IAS एवं पूर्व आयुक्त पलामू डॉक्टर जटाशंकर चौधरी एवं एग्रीकल्चर एल्यूमिनाई IAS एवं विशेष सचिव प्रदीप हजारे ने छात्रों को प्रेरित किया। रांची पुलिस ने इटकी थाना क्षेत्र से जुआ के अड्डे पर छापेमारी कर 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कई लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत नीरू पहाड़ी के समीप एक वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र से पुलिस ने तलवार से मारकर एक व्यक्ति को जख्मी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में आर्मी के जवान अजय होरो को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्टेशन से गिरफ्तार किया है। अजय होरो लापुंग का रहने वाला है। उसके पास से 4 एटीएम कार्ड, एक आर्मी कैंटीन कार्ड और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। संस्कार भारती जमशेदपुर महानगर इकाई की अध्यक्ष एवं नगर की सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रागिनी भूषण का नागरिक अभिनंदन किया गया। उन्हें नई दिल्ली में 16 मई को अटल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रीय अटल सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने 7 जून तक राज्य के कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार रांची में भी पारा धीरे धीरे 8 जून तक 41 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची छोड़ अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। राहत की बात है कि 8 जून से 10 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। नाबार्ड की पहल पर आदिम जनजाति बाहुल्य आकांक्षी जिला पाकुड़ की महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके सशक्तिकरण के लिए सॉइल लेस नर्सरी की शुरुआत की गई है। महिला किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में एक नए प्रयोग के तहत पाकुड़ के सॉइल लेस नर्सरी में बिना मिट्टी का उपयोग किए पौधे तैयार हो रहे हैं। सॉइल लेस नर्सरी से जुड़ी महिला किसानों ने बताया कि वे लोग कोकोपीट एवं वर्मी कंपोस्ट से नर्सरी तैयार कर रही हैं, जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। नाबार्ड स्मार्ट संस्था से अभी हम लोग को ट्रेनिंग मिला 15 दिन का, और 15 दिन में हम लोग ट्रेनिंग लिए और अभी बिना मिट्टी का चाष कर रहे हैं। और इसमें बीज लगाए हैं। बीज लगा करके हम लोग अभी उसको पानी दे दे करके उगाएंगे, फिर उसको बाजार में बेचेंगे और घर में भी लगाएंगे और इससे थोड़ा आमदनी लेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पाकुड़ जिले के लिट्टीपारा प्रखंड के 3 पंचायतों की ग्रामीण महिला किसानों को सॉइल लेस नर्सरी से जोड़कर उन्हें इसके लिए बकायदा 15 दिनों का प्रशिक्षण दिलाया है। खेती के लिए क्या नई तकनीक होगी, तो हम लोग इसको सब्जी के रूप में लिए कि सब्जी का अगर सही तरीके से खेती होता है तो इसके लिए 15 तारीख से लेकर के आज तक लगातार 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। उस प्रशिक्षण के माध्यम से इनको सब्जी की विभिन्न किस्मों के विषय में, प्रजातियों के विषय में बताया गया। नाबार्ड द्वारा संचालित संस्था स्मार्ट ने सॉइल लेस नर्सरी से जुड़ी महिला किसान जिन्होंने अपने खेतों में टमाटर, मिर्च, बैगन लगाया है, उन्हें सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए सोलर संचालित पंप सेट भी उपलब्ध कराया है, जबकि प्रशासन ने मनरेगा के तहत सिंचाई कूप का भी इंतजाम किया है। हाँ, सॉइल लेस एक नर्सरी है जो इधर नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि ये नेचुरल फार्मिंग पर भी बढ़ावा दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती के द्वारा किया जाए, जिससे पौधा उगाकर एक सॉइल लेस नर्सरी में होता है क्या कि बीज का भी बचत है, इसमें 100% जनरेशन होता है इसका, और इसमें खर्च बहुत कम लागत में होता है। सॉइल लेस नर्सरी से जुड़ी ग्रामीण महिला किसानों ने बताया कि पहले वे मौसमी फलों की खेती करती थी, साथ ही अपने परिवार की देखभाल और घरेलू कामों को करती थी। स्मार्ट संस्था के माध्यम से उनके कार्यों को नया आयाम मिला है। महिला किसानों ने बताया कि सॉइल लेस नर्सरी से। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना के 51 घंटे बाद रेल सेवाएं फिर से शुरू। रेल मंत्री ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई है जिम्मेदारी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में हुई शामिल। कहा, नई शिक्षा नीति से बच्चों का होगा सर्वांगीण विकास। बालू के अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने की कवायद तेज। हजारीबाग और धनबाद के कई बालू कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी कर रही है छापेमारी। और विश्व पर्यावरण दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, पर्यावरण और विकास को साथ लेकर चल रहा है भारत।